नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रोसेस मेरा बताने वाला हूं कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर को ढूंढता हूं और समझता हूं कि अभी मार्केट में कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढते हैं वो सेक्टर के अंदर। अब इसके रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो बनाया था, बट क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमेशा बदलते रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को वापस से एक बार दिखा दूँ। तो देखो, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो है ना वो सेक्टर कंपैरिजन का चार्ट है और ये मैंने कैसे बनाया है उसके ऊपर हम लोग ने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिनेश भाई के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, बट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ वो बेसिकली कैसे बनाया था। जैसे यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है, तो अभी समझो आपको कोई सेक्टर को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे उसको जाना है, यहाँ पे टाइप करना है कि भाई निफ्टी डिफेंस हो गया। अभी ये जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डिविडेंड अपॉर्चुनिटी वाला इंडेक्स दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सेम परसेंटेज स्केल के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे ना, देखो अभी यहाँ पे वो सेक्टर ऐड हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका नाम आ गया है और यहाँ पे सारा टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में देखना है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे सेक्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। अब इससे क्या होगा ना, आप लोगों को ओवरऑल पता चल जाएगा कि अभी मार्केट में कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है और उसके बाद हम लोग वो सेक्टर के अंदर जाके उसके स्टॉक्स को देख सकते हैं। अब देखो, ये एनालिसिस आप लोगों को वैसे तो हर महीने भी करोगे तो चलेगा, हर हफ्ते भी करोगे तो चलेगा, इवन आप एक महीने में या 2 महीने में एक बार करोगे तो भी चलेगा। बट अगर समझो आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप लोगों का ये एनालिसिस करने का टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, स्विंग ट्रेडर को हर हफ्ते देखना चाहिए और पोजिशनल ट्रेडर अगर महीने में एक आध बार देखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी देखो, पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। अब ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये क्लियरली पता चल रहा है कि भाई निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है। ऑल टाइम हाई है 26,277 और अभी ऑलमोस्ट 25,930 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी स्ट्रांग है। जो इतने टाइम से मार्केट ख़राब चल रहा था, फिलहाल मार्केट स्ट्रांग चल रहा है। तो हमें अभी देखना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मार्केट से भी ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है। तो देखो, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, सारे टाइम फ्रेम हैं। YTD मतलब ईयर टू डे। अभी मैं इसको टिक करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा ये पूरा डेटा चेंज हो गया। मतलब ईयर टू डेट तक कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। तो सबसे पहले ऊपर आ रहा है डिफेंस, फिर PSU बैंक और फिर मेटल आ रहा है। अब डिफेंस सेक्टर का अगर आप चार्ट देखोगे ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, तो उसको हम लोग ज़रा ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखो डेटा कम है। नवंबर 2024 से ही इसमें डेटा है और यहाँ पे हम लोगों को डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर दिख रहा है। तो मैं इसमें डिफेंस सेक्टर को थोड़ा इग्नोर करूँगा बिकॉज उसका डेटा कम है एज अ सेक्टर, तो फिर हम उसको इसमें प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सेकंड सेक्टर आता है PSU बैंक, फिर मेटल, फिर ऑटो, फिर फाइनेंस, फिर प्राइवेट बैंक, फिर बैंक निफ्टी। तो सोचो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म इतने सेक्टर कर रहे हैं और अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है, वो निफ्टी के नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये YTD फॉर्म में है, राइट। अगर हम लोग लास्ट 6 महीने में देखें कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कौन कर रहा है, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑटो इंडेक्स है, PSU बैंक है, मेटल इंडेक्स अभी सडनली परफॉर्म कर रहा है, डिफेंस यहाँ पे 4th रैंक पे आ गया, निफ्टी मिड कैप है, मिड सिलेक्टेड जो है वो है, मिड कैप है, बाद में स्मॉल कैप है। तो देखो, आप यहाँ पे निफ्टी 500 भी देख सकते हो और निफ्टी यहाँ पे है, उसके नीचे जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 3 महीने में कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3M पे टिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो PSU बैंक, ऑटो और मेटल। अगर हम टॉप 3 की बात करें तो यही है। और अगर लास्ट 1 मंथ की बात करें, वैसे 1 मंथ का तो कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी, मेटल और IT, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ नाम कंटिन्यूसली आते होंगे। अगर आप YTD करो या 6 मंथ करो या फिर आप 3 मंथ करो, आपको ये चीज़ एक क्लियरली पता चलेगी। PSU बैंक, बैंक निफ्टी, मेटल, ऑटो और फाइनेंस, ये सारे नाम जो है वो कंटिन्यूसली हम लोगों को देखने मिल रहे हैं इन
YTD से लेके ऑलमोस्ट 3 महीने तक तो हम लोगों को देखने मिल ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट स्ट्रांग है, बट मार्केट में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सेक्टर है वो ये सारे सेक्टर है। अब मैंने लास्ट वीक ही एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल सर्विस और जो NBFC स्टॉक्स है और जो बैंकिंग स्टॉक है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग स्टॉक कौन से है और जो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं वो स्टॉक कौन से है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। उसके अंदर हम लोग ने सारे बैंकिंग के, NBFC के और फाइनेंस वाले जितने भी स्टॉक्स थे वो कवर किए थे। इनफैक्ट हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और फ्रेश कौन सा है। वैसे ही आज हम लोग अभी मेटल सेक्टर को देखेंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मेटल सेक्टर हमें हर हर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। टॉप 3 में दिख रहा है या फिर टॉप 2 में दिख रहा है या टॉप 1 में दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाके मेटल सेक्टर का चार्ट देखते हैं। तो अभी देखो आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स है और ये मेटल इंडेक्स का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे देखो मेटल इंडेक्स का जो सबसे पहला ब्रेकआउट है वो 21 में हुआ था, मार्च और अप्रैल के आसपास। उसके बाद वो अच्छा चला भी और फिर वापस से उसने एक नवंबर 2023 में एक ब्रेकआउट दिया था एट 6825 और वापस से वो अच्छा चला और ऑलमोस्ट 10,195 का हाई मारा था इसने जून महीने में। और यहाँ पे वापस से इतना कंसोलिडेशन करने के बाद अभी आप क्लियरली देख रहे हो कि मंथली बेसिस पे, अभी मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 अक्टूबर है, कुछ ही दिनों में हम ना अपना जो अक्टूबर मंथ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई अक्टूबर मंथ में जो मेटल इंडेक्स है उसने भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। तो अभी अगेन जैसे हमने बैंकिंग, फाइनेंशियल और NBFC सर्विस सेक्टर में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन से है, फ्रेश ब्रेकआउट वाले कौन से है, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने जो इंडेक्स में है ना, मतलब जो एक्चुअल मेटल इंडेक्स में है वो स्टॉक की लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी है और बाकी जो अदर मेटल के स्टॉक्स है उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी है। पर अब हम लोग आज अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इंडेक्स वाले स्टॉक्स की बात करूंगा। तो देखो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में आप देखोगे, मैंने आप लोगों को वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक किसे बोलता हूँ और फ्रेश ब्रेकआउट किसे बोलता हूँ। आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टॉक अपना पहला ब्रेकआउट पहली बार ब्रेक करता है उसे जनरली मैं फ्रेश स्टॉक बोलता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हो, अब इसमें एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे अगर वो स्टॉक है तो हम लोग उसको फ्रेश ब्रेकआउट बोलेंगे। अगर वो स्टॉक समझो कंटिन्यूसली एक ब्रेकआउट करने के बाद हायर हाई हायर लो बना रहा है तो हम लोग उसे ये लेवल के आसपास या कहीं यहाँ पे हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रॉन्ग स्टॉक और फ्रेश स्टॉक का एग्जांपल दिखाया उसके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारा टाटा स्टील है वो क्या है। तो ऑब्वियसली टाटा स्टील का जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हुआ था, उसके बाद उसने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया था और अभी टाटा स्टील यहाँ पे है। तो टाटा स्टील एक स्टील सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो ऑलरेडी जो 90 रुपीज़ पे ब्रेकआउट है वो करने के बाद अभी 181 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी भी ऊपर है बट ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद अभी आप हिंडाल्को देखो, तो हिंडाल्को को भी आप देखोगे तो हिंडाल्को भी अभी ऑल टाइम हाई पे तो चल ही रहा है बट ये मेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आएगा। अभी आप JSW स्टील को देखो तो अगेन ये स्टॉक का इनफैक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 423 के आसपास। फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे और एक बार ब्रेकआउट इसने यहाँ पे किया था 770 के आसपास और अभी रिसेंटली उसका रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है वो 1068 के आसपास हुआ है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है। अभी आप लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक को है ना अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, फिर आपकी कोई भी मेथड हो स्विंग ट्रेडिंग की। जनरली अगर आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर को ढूंढते हो और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढोगे और उसमें स्विंग ट्रेड करोगे तो आपकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट मैं जनरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर मेरे से वो ज़्यादा मिस हो गया तो मैं उसे छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं जनरली इक्विटी में ट्रेड करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो वेदांता का टाइम, मतलब ये चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम का। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि वेदांता में क्या सेटअप बन रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है या ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हाँ, वेदांता ने अपना एक ब्रेकआउट यहाँ पे सितंबर महीने में भी दिया था इन द ईयर ऑफ 2024। उसके बाद ये अक्टूबर मंथ में फेल हो गया,
फिर वापस से उसने एक अटेम्प्ट किया था दिसंबर मंथ में, बट अगेन ये फेल हो गया। पर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये स्टॉक 2010 के बाद इसने फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे किया था 2024 में, वापस से यहाँ पे एक हैंडल जैसा बनाया है। और अगर ये स्टॉक अभी 526 लेवल को ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक मेरे लिए एक फ्रेश ब्रेकआउट की कैटेगरी में आएगा, और वो भी मेटल सेक्टर के अंदर से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी तक हम लोगों को सिर्फ एक ही स्टॉक मिला है फ्रेश कैटेगरी वाला। फिर अगर आप अदानी एंटरप्राइज को देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम है और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेटल सेक्टर के अंदर जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है अदानी एंटरप्राइज। अभी आप जिंदाल स्टील को देखो, अब जिंदाल स्टील का मैं फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ। अब जिंदाल स्टील को आप क्या कैटेगरी बोलोगे, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में कंसीडर करूँगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट है ये यहाँ पे 800 रुपीज़ के आसपास हुआ था, और जब मार्केट ने टॉप बनाया था सितंबर और महीने में, मतलब सितंबर अक्टूबर महीने में, बट ये स्टॉक जून महीने से ही गिरता हुआ ऑलमोस्ट। बट ये स्टॉक में अच्छा क्या होता पता है, ब्रेकआउट के बाद ये, इनफैक्ट ये स्टॉक ने बहुत पहले ब्रेकआउट किया था, फिर थोड़ा ऊपर भी गया था, ऑलमोस्ट 800 वाला 1100 गया था। वापस से ये स्टॉक जब मार्केट ख़राब हुआ, सारी चीज़ें ख़राब थी, सारे ब्रेकआउट्स फेल हो रहे थे, बट ये स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को सपोर्ट लेके इसने रीटेस्ट कर दिया। अब ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के बाद का पहला रेजिस्टेंस विच इज़ 1100 वो अभी ब्रेक करने वाला है। तो ये स्टॉक भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, बट आप बोल सकते हो कि ये फ्रेश ब्रेकआउट 800 पे हुआ था और अभी 1100 पे है, तो इतना ऊपर भी नहीं गया है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। मेरी सबसे पहली जो प्रेफरेंस रहेगी, मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ, मेरी जो सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी वेदांता पे, और जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी जिंदाल स्टील पे। अब आप देखो ये दूसरा स्टॉक, एक और स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है। इसका फ्रेश ब्रेकआउट तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम, मतलब बहुत पहले हुआ था 250 रुपीज़ पे। अब आप एनएमडीसी को देखो, तो मेरे लिए एनएमडीसी में एक रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 53 रुपीज़ पे, फिर ये ऊपर ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ तक गया था, पर अभी ये स्टॉक में मेरे लिए कोई भी यहाँ पे कुछ खास नहीं लग रहा है। फिर आप ये देखिए जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड को, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है। और अगर आप हिंदुस्तान जिंक को देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सेटअप वो था एक वेदांता का जो एक फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है, और एक था वो जिंदाल स्टील का जो ऑलरेडी ब्रेकआउट होने के बाद अभी वापस से एक सेकेंड ब्रेकआउट देने वाला है, तो वो आप स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में बोल सकते हो। तो यस, ये थे वो सारे स्टॉक जो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर है और उसके एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो मेरी ये वीडियो बनाने की कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग सेक्टर को कैसे ढूंढ सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे ढूंढ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे डाले थे, बट अभी इसका एनालिसिस आप खुद करना, ये सेम कॉन्सेप्ट से जो स्ट्रॉन्ग और फ्रेश वाला कॉन्सेप्ट है वो। और मोस्टली इसमें से देखो ये एक स्टॉक है जायसवाल नेस्को इंडस्ट्री लिमिटेड करके। इसने रिसेंटली 56 और 65 के आसपास ब्रेकआउट दिया है, बट ये अभी ऑलरेडी 78 हो गया था, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बट अगर आप सिर्फ इंडेक्स की स्टॉक की बात करो तो वो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे बता दिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों का आप लोगों को कौन सा सेक्टर अभी ऐसा लग रहा है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसमें कौन से स्टॉक्स पे आपका अभी फोकस है, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और एक डिस्क्लेमर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि देखो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में किसी भाई ने कमेंट किया था कि आप बन जाइए, तो देखो भाई मैं ऑलरेडी हूँ। मैं हर वीडियो में आके ऐसे नहीं बोलूँगा ना कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं ऑलरेडी हूँ और हमारे चैनल पे ये सब जगह पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को मेरी मेथड और मेरी प्रोसेस बता सकूं, और इनफैक्ट मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन का जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में इम्पैक्ट है वो बता सकूं, उसका फ़ायदा बता सकूं। कोई भी मेरी ये कोशिश नहीं होती है कि मैं आप लोगों को बाइंग सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। बस तो ये था हमारा वीडियो।
अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिए, और आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।